तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम शुरू करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर वित्तीय लेखांकन में चैप्टर 7 जिसका नाम है खतौनी या खाता बही। अब इसको इंग्लिश में लेजर भी बोलते हैं। अब क्या है लेजर की कहानी अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे। तो आज आप पूरा सीखेंगे खाता बही लेजर खतौनी। ठीक है, खतौनी को सीखना है तो बड़े ही ध्यान से नियम को समझना है जो भी मैं बताऊंगा। और इसको समझने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको एक झटके में समझ में आ जाए। मतलब बहुत आसान है ये चैप्टर, बस काम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने क्या कहा, बहुत सिंपल है इसको समझना, पर जब इसको करने को भिड़ेंगे तो इतना ज़्यादा समय लगता है कि दिमाग खराब हो जाता है। अब बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए उनमें सबसे पहला है पंजी प्रविष्टि। अगर आपका पंजी प्रविष्टि क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप पंजी प्रविष्टि सीखिए, जिसके लिए मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बेसिक नियम बताए थे थ्योरी का, फिर हमने पंजी प्रविष्टि को समझा था, फिर उसके प्रश्न भी बनाए थे। इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो चलिए मैं आज भी आपको बेसिक बता देता हूँ। तो सबसे पहला तो इसमें इंपॉर्टेंट है पंजी प्रविष्टि, दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें खाता बनाना। खाता बनाना मतलब रोकड़ बही। अगर आपने वो अच्छे से सीख लिया कि क्या को और क्या से किधर लिखना है, इसका मतलब ये चैप्टर आपसे चुटकी बजा के बन जाएगा। आज चुटकी बज के क्या बात है, इसका मतलब आपसे आज क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बस ये एक वीडियो देखें और खतौनी के पूरे क्वेश्चन खुद से बना ले, तो फिर ध्यान से देखिएगा बिना किसी मतलब बिना वीडियो को स्किप किए, मतलब भगा भगा के नहीं देखना है, पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम पंजी प्रविष्टि का। पंजी प्रविष्टि में मैंने बताया आपको दो तीन बातें मुख्य रूप से ध्यान देना है। पहला, जितने भी खर्च हो गए, जितने भी हानि हो गई, सबको विकलन करते हैं। जितने भी आय के स्रोत होते हैं और जो प्रॉफिट होते हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। जो जितने भी खर्च हो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किराया बोलूँ, वेतन दिया, मजदूरी दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, आग में जलकर माल नष्ट हो गया, ये सभी एक प्रकार के खर्च और हानि है। इनको विकलन करेंगे तो मजदूरी विकलन, किराया विकलन, इस सबको विकलन करेंगे। इन सब का भुगतान किससे होगा, पैसे से होगा, तो रोकड़ खाता से करेंगे। पहला समझ में आया? ओके। इनकम क्या क्या होता है, विक्रय से पैसा आता है, ब्याज से पैसा आता है, कमीशन से मिलता है। तो जिससे भी पैसा आया, रोकड़ तो मिल गया, तो रोकड़ खाता विकलन कमीशन से, ब्याज से, विक्रय से, ये आपको करना है। ठीक, अब हम समझते हैं पाने वाले को विकलन, देने वाले को समाकलन। जब हम उधार लेन देन करते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलता, पर किसी एक पक्ष को तो मिलता है, उसको विकलन करेंगे। जैसे राम को 10,000 का माल बेचा, तो राम को मिल गया लेकिन पैसे नहीं मिला ना, क्योंकि मैंने जब बोला राम को 10,000 का माल बेचा तो मैंने नगद की बात नहीं की, ना ही मैंने चेक कहा। इसका मतलब ये उधार है। तो ऐसे आपको पहचानना है कि कौन से नगद कौन से उधार, उसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिया रहता। ठीक है, तो राम को माल नगद बेचा, सॉरी माल को 10,000 का माल, सॉरी राम को 10,000 का माल बेचा, तो राम पा गया, तो राम विकलन, क्योंकि पाने वाला विकलन। आप उसको कैसे मिला, दूसरे पक्ष का नाम पता है क्या? नहीं, तो विक्रय खाता से, सॉरी हाँ बेचा तो विक्रय खाता से। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा राम ने श्याम को 10,000 रुपये दिया, राम ने श्याम को दिया, तो पाने वाला कौन? श्याम, तो श्याम विकलन राम से। ठीक है, राम ने भुगतान किया मतलब पैसे दिया, तो रोकड़ खाता विकलन राम से। अब पाने वाला मैं हूँ लेकिन मेरे बारे में तो नहीं पता, तो क्या आया, रोकड़ आया, तो रोकड़ विकलन। किससे आया, राम से आया, तो राम समाकलन। ये कुछ मुख्य बातें होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और पंजी प्रविष्टि को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जितनी भी संपत्ति होती है सब विकलन होती है, और जितने भी दायित्व है वो सब समाकलन होते हैं। ये तीसरा नियम है। तो जितने भी संपत्ति हो, रोकड़ हो, भूमि हो, भवन हो, माल हो, फर्नीचर हो, सबको करो विकलन, और जितने भी दायित्व हैं वो सब हो जाएंगे समाकलन। ठीक है, अब दायित्व क्या क्या होते हैं, लेनदार, आधे विकर से सब क्या होते हैं, पूंजी वगैरह आपके दायित्व होते हैं, तो ये हमेशा समाकलन होंगे, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, क्रियात्मक प्रश्न अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, ठीक,
खैर इसमें अगर एग्जाम्पल को बनाने जाऊँ तो काफ़ी लंबा समय जाएगा, बोर्ड में उतना जगह नहीं रहेगा, मिटाना पड़ेगा। तो मैं एक बेसिक नियम में आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने कुछ प्रविष्टि लिखा, जो कि मतलब कुछ मदे लिखा जिसको आप प्रविष्टि करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा मदे लिख लेता हूँ, तब तक आप थोड़ा वेट करें। तो प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल, अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल आपके लिए तैयार किया है। अभी आपको बुक में कहीं मिलेगा नहीं, आपको इसे समझना है, क्योंकि सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, बस इस एक को समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला सबसे पहले आपको पंजी प्रविष्टि करना है। इस पूरे चैप्टर में क्या करना है? पंजी प्रविष्टि करना है। अब पंजी प्रविष्टि आप किस तरह से करेंगे, देखिए। जैसे मैंने लिखा रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया, रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया, तो हम कहेंगे रोकड़ खाता विकलन, एक लाख, पूंजी खाता से, ठीक है। तो क्या समाकलन होता है? पूंजी खाता समाकलन होता है। तो 1,00,000 रुपए ये लिख लिए, ठीक है। कारण में लिखेंगे रोकड़ से व्यवसाय आरंभ, ठीक है। नगद लगाकर व्यवसाय आरंभ किया, ठीक है। व्यवसाय आरंभ किया, ये आपको अच्छे से लिख लेना है। नेक्स्ट आपको लिखना है यंत्र खरीदा। तो यंत्र खरीदा तो आप, ये संपत्ति है, संपत्ति खाते विकलन होते हैं, रोकड़ खाता समाकलन, क्योंकि नगद खरीदा। तो हम कहेंगे यंत्र खाता विकलन रोकड़ खाते से, नगद खरीदा है तो रोकड़ खाता से, कितने का है? 50,000 का है। तो ये हमने लिखा 50,000 रुपये, ठीक है। यंत्र क्रय, इतना लिख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है राम से माल खरीदा। तो राम से खरीदा तो माल तो खरीद लिए पर पैसा नहीं दिया है, क्योंकि ये उधार है। तो हम कहेंगे क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, किससे? राम से खरीदा है ना, तो हम कहेंगे राम से। अच्छा, अमाउंट है 10,000 का, ये हमने लिखा 10,000 रुपये, ये हमने यहाँ भी लिखा 10,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। कारण में लिखेंगे राम से उधार माल क्रय किया, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट है बी को माल बेचा। अब बी को तो माल बेच दिए पर पैसा नहीं मिला बी से, तो ये भी उधार है। तो हम लिखेंगे बी को बेचा, पाने वाला बी है, तो बी को करेंगे विकलन। क्या करेंगे? विकलन, किससे? विक्रय खाता से। कितना रुपए है? 5,000 रुपये है, लिख लेंगे 5,000 दोनों तरफ। लिखेंगे बी को उधार माल बेचा, ठीक है। ये हो गया इसका कारण। नेक्स्ट है मजदूरी दी, मजदूरी का भुगतान करेंगे तो मजदूरी विकलन, क्योंकि एक खर्च है तो मजदूरी हो जाएगा विकलन, मजदूरी खाता विकलन 1,000 रुपये। मजदूरी का भुगतान किससे होगा? रोकड़ से होगा, तो रोकड़ खाता से 1,000 रुपये, ठीक है। मजदूरी दिया, ये इस तरह से आप कारण लिख लेंगे। ये कुछ आपकी बेसिक पंजी प्रविष्टि हो गई, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आज आपने सीख लिया कि किस तरह से मतलब पंजी प्रविष्टि करते हैं। ये आपको हर प्रश्न में करना है, पहला ये जान लीजिए, ठीक है। अब आपको इसकी खतौनी करना है। क्या करना है? खतौनी करना है। तो चलिए अभी बताता हूँ मैं आपको खतौनी। आप खतौनी किस तरह से करेंगे? तो आपको जो अलग अलग खाते बनाना है वो इस तरह से होगा, दिनांक विवरण JF, ठीक है, पृष्ठ खाता पृष्ठ, फिर अमाउंट, 4 कॉलम रहेंगे जिसको आप रिपीट करेंगे, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि, ठीक है। अब चलिए एक मैं स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ इसका। तो ये कुछ इस तरह से आप खाता बनाएंगे, जो कि रहेगा दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि, फिर से रिपीट दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि। अब करना क्या है, देखिए खाता का स्ट्रक्चर ये रहेगा, आपको पता चल गया। अब कितने खाते बनेंगे? तो खातों की कोई सीमा नहीं है, उतने खाते बनेंगे जितने आपको मद मिले हैं। मतलब इस 5 क्वेश्चन में सबसे पहले है रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया, तो 2 पक्ष प्रभावित हुए, रोकड़ और पूंजी। यंत्र खरीदा तो यंत्र और रोकड़,
ठीक है, मशीन। राम को खरीदा, राम से खरीदा तो राम और क्रय, बेचा तो बी और विक्रय, मजदूरी दी तो मजदूरी और रोकड़। तो सब में डबल डबल पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, मतलब 10 तो ऐसे ही हो गए, है ना। तो जितने भी मदों से जितने भी पक्ष प्रभावित होंगे उन सब का खाता बनेगा। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर का बनता, वेतन होता तो वेतन का बनता, नगद बैंक होता तो उसका भी बनता। तो जितने भी आप मद पंजी प्रविष्टि में देखेंगे सबका खतौनी मतलब खाता वही बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बनाना है पूंजी का। व्यवसाय आरंभ करते हैं पूंजी से, तो सबसे पहले उसका बना लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद आपको लिखना है पूंजी खाता। क्या लिखना है? पूंजी खाता, ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन सी राशि किधर लिखना है ये भी बात आई। अब आपको ढूंढना है पूंजी खाता कहाँ कहाँ लिखा है। अब देखिए पूंजी सिर्फ एक ही जगह लिखा है, बाकी कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब सिर्फ पहला ही एंट्री होगा, लेकिन क्या होगा, पूंजी से लिखा है तो क्या पूंजी से लिख दूं? नहीं, जिसका खाता बनाते हैं उसके अपोजिट जो होता है उसकी प्रविष्टि आप करते हैं। जैसे क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। तो पूंजी खाता तो बना रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट में क्या लिखा है? रोकड़ खाता विकलन लिखा है। अब जो को, विकलन का मतलब को है, तो को इधर लिखते हैं कि इधर? बताइए, को आप उधर लिखते हैं तो जो विकलन होता है उसको उस तरफ लिखना है। इसका मतलब आपको लिखना है रोकड़ को। अमाउंट क्या है? 1 लाख रुपए है, ये आपने लिख दिया 1 लाख रुपए, ठीक। बस इतना ही करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद अब इसके अपोजिट में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसको बस यहीं पर छोड़ देंगे। तो आपका खाता हुआ क्लोज। क्या हुआ? खाता हुआ क्लोज। ये इस तरह से आप अपने खाते को बंद कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये जैसे आपने किया, मिटा करके आपको अब दूसरा बनाना है, ठीक है। अब आप रोकड़ का बना सकते हैं। किसका बना सकते हैं? रोकड़ का। ये आपको याद रखना है। तो बस इतना ही करना है, ठीक। अब इधर क्या लिखे? इधर कुछ नहीं, क्योंकि लिखने के लिए कुछ नहीं है। अब आप क्या बना सकते हैं? अब आप बना सकते हैं रोकड़ खाता। तो आपको लिखना है रोकड़ खाता, ठीक है, ठीक। तो कॉलम यही रहेगा, आप याद कर लेंगे, कॉलम यही रहेगा, सेम कॉलम बनाना है। मैं सिर्फ लिख लेता हूं कि क्या क्या चीज़ किधर लिखना है। तो ध्यान से देखिए, अब जब मैं रोकड़ खाता बनाऊंगा तो देखूंगा सभी प्रविष्टि में रोकड़ कहाँ कहाँ लिखा है। जहां जहां रोकड़ लिखना है उसका यहाँ पर एंट्री होगा, उसके अपोजिट का। तो देखिए रोकड़ सबसे पहले लिखा है, रोकड़ लिखा है, लेकिन उसके अपोजिट में क्या है? पूंजी से है। तो पूंजी से, जो से लिखा होगा उसको इधर लिखना है कि इधर? उसको इधर लिखना है, विकलन तरफ, पूंजी से। तो आप लिखेंगे पूंजी से। कितना अमाउंट कितना लिखेंगे? तो वही 1 लाख रुपए है, तो आपको रोकड़ में लिख लेना है 1 लाख रुपए, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखते हैं रोकड़ और कहाँ लिखा है। तो रोकड़ सेकंड में भी लिखा है, लेकिन उसके अपोजिट में क्या है? तो उसके अपोजिट में है यंत्र खाता को। अब जो विकलन है वो इधर आएगा, तो यंत्र को 50,000 रुपए इधर लिखेंगे, यंत्र को। ये हमने 50,000 रुपए लिख लिया, ठीक है। बाकी कॉलम सेम आपको बनाना है, बस मैं विवरण और राशि में क्या है इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रय में रोकड़ का जिक्र नहीं है, विक्रय में भी रोकड़ का जिक्र नहीं है, लास्ट मजदूरी है जिसमें जिक्र है रोकड़ का। लेकिन रोकड़ के अथवा में क्या लिखा है? मजदूरी को 1,000 रुपए, तो हम लिखेंगे मजदूरी को, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कोई भी खाता बनाते हैं तो ढूंढना है उस नाम को कि वो कहाँ कहाँ है। अब जहाँ जहाँ आपको मिला, जैसे यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, तो जहाँ भी रोकड़ मिला उसके अपोजिट में क्या लिखा है? तो इसमें समाकलन में था तो से में लिखे, बाकी सब विकलन में थे तो को में लिखे। इस तरह से आपको लिखना और अपना खाता तैयार करना है। तो चीज़ें काफ़ी सरल हैं। अब इस रोकड़ खाता को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करना है? दोनों पक्षों को आपस में घटाना है। तो 1 लाख में ये घटेगा 51,000, तो कितना आएगा उसको शेष बोलेंगे, ठीक है, या बैलेंस आप कहेंगे।
तो 1 लाख में 50 गया, 85,000 बचा, 50 में 1,000 और घट गया, 49,000 बचा, तो हम लिखेंगे 49,000। ठीक है, इसको जब बैलेंस करेंगे तो 1 लाख रुपए की राशि ज़्यादा है दोनों पक्षों में, 1 लाख रुपए से इसको इस तरह से बैलेंस कर देंगे। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये समझ में आ गया। इस तरह से आपको इसको तैयार करना है। अब जैसे आपने ये बना लिया रोकड़ खाता, तो अब कुछ और बना सकते हैं। ठीक है, लाइन से। तो देखिए रोकड़ पूंजी बन गया। अब नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, यंत्र दिख रहा है, तो आप यंत्र खाता बना लो। ठीक है, लाइन से आप बना सकते हैं। तो अब आप बनाएंगे यंत्र खाता। ठीक है, अब यंत्र अकेले यहीं पर है, तो उसके अपोजिट में क्या है, रोकड़ से लिखा है, तो रोकड़ से आप इधर लिखेंगे। अमाउंट कितना लिखना है आपको, 50,000 रुपये लिखना है। ठीक है, ठीक, वहां पर नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से इसमें नंबर नहीं कटते। ठीक है, नॉर्मली आप दोनों पक्षों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना भी लिख करके आप खाता को इसी तरह से छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बन गया। ठीक है, अब आपको क्या बना लेना है, अब आपको क्रय खाता बना लेना है। कौन सा खाता, क्रय खाता। क्रय में देखिए क्या है, तो क्रय में अपोजिट में राम से लिखा है। किससे लिखा है, राम से। अब क्रय सिर्फ यही है, क्रय और कहीं है, तो राम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, राम से। कितने का खरीदा, राम से 10,000 का, ये हमने लिखा 10,000 रुपये। ठीक है, ओके। अब को में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो बस हो गया। अब हम बना सकते हैं बी का खाता। विक्रय बना लेते हैं, फिर बी का बना लेंगे। ठीक है, तो अब मैं बना दिया विक्रय खाता। विक्रय, अच्छा, विक्रय के अथवा में क्या लिखा है, बी का नाम लिखा है। ठीक है, तो बी को, तो को उधर रहेगा। अमाउंट में कितना लिखना है, सॉरी 5,000 रुपये लिखना है। ये हमने लिख लिया 5,000 रुपये। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं है। चलिए अब बी का बना लेते हैं। किसको बना लेते हैं, बी का खाता। अब बी का जो खाता रहेगा वो एक नाम मात्र खाता है, व्यक्तिगत खाता। ठीक है, तो उसके अपोजिट में क्या है, विक्रय से लिखा है, से वाली चीज़ें इधर आती है, तो विक्रय से 5,000 रुपये, ये बी का बन गया। अब मजदूरी है, मजदूरी खाता बनाएंगे। तो मजदूरी किससे है, रोकड़ से है, तो रोकड़ से लिखेंगे 1,000 रुपये, बस हो गया। इस तरह से आपको खाता बनाना है। अब सबको याद रखिए, कॉलम में लिखना है। मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको कम समय में मैं पूरा चीज़ें समझा दूं। तो ये आपको मैंने मेन चीज़ बताया। अब आपको आपके बुक में किस तरह से दिया है, ये जो अलग अलग खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इन सबको अलग अलग बताया है। एक में आप सिर्फ व्यक्तिगत करेंगे, एक में आप वास्तविक करेंगे, एक में आप नाम मात्र करेंगे। आप टुकड़ों में सीख रहे हैं, पर मैंने बोला ना, मैं आज आपको ऐसा बताऊंगा कि इस एक चीज से आप सब कुछ सीख जाए। मतलब एक एग्जाम्पल समझे और आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाए, तो वो एग्जाम्पल था ये। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। पहला नियम, पंजे प्रविष्टि में गलती नहीं होना चाहिए। को का से या से का को नहीं होना चाहिए। जो विकलन होना है उसको विकलन, जो समाकलन होना है उसको समाकलन। उसके बाद उन्हीं का खाता बनता है। जैसे रोकड़ का आप पहले बनाना चाहेंगे, तो देखिए रोकड़ कहाँ कहाँ है, जहां जहां रोकड़ है उसके अपोजिट में क्या लिखा है, से लिखा होगा तो इधर, को लिखा होगा तो उधर। उसके अपोजिट में जो भी लिखा है उनके हिसाब से, अगर उस रोकड़ के अपोजिट में कोई से है तो इधर, उसके अपोजिट में अगर कोई को है तो उस तरफ। बस फिर दोनों को लिख करके देखिए, घटाइए, बैलेंस कीजिए। कोई मध्य अगर दोनों में नहीं होता, एक तरफ ही लिख करके छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इन खातों को अलग से बनाने का मतलब ये है, ये देखना कि किस खाते में कितना रुपए मिलना है या कितना रुपए किसी को देना है। ठीक है, तो जैसे कि एक प्रबंधक जब अपने खातों को देखेगा, जैसे उसने क्रय खाता देखा, क्या देखा, क्रय खाता, अब वो देखेगा किससे माल खरीदा। ठीक है, तो राम से माल खरीदा। किससे माल खरीदा, राम से खरीदा। रोकड़ से खरीदता तो नीचे क्या लिखा रहता, रोकड़ से खरीदा। तो राम से कितना खरीदा, 10,000, बस हो गया, पता चल गया। अब उसका क्या बैलेंस देखे, उसको तो बस ये जानना था ना कितने का खरीदा, पता चल गया, राम से 10,000 का खरीदा। विक्रय में उसको जानना है कि कितना रुपए का विक्रय किया, पैसे कितना मिला, तो पैसे मिलता लेकिन नहीं मिला है तो बी को मिल गया, तो सिर्फ बी को उधारी पता चला कि बी को उधार बेचा। सिंपल सी बात है। ये होते हैं आपके खतौनी, जिसमें पंजी प्रविष्टि करने के बाद इस तरह से आपको अलग अलग खाते बनाना है और उन्हीं को ढूंढना है जिसका आप खाता बनाएंगे उसके अथवा में क्या लिखा है। को होगा तो उस तरफ, से होगा तो इस तरफ। मैंने 2-3 बार रिपीट कर दी, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भूलेंगे।
ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको जानना है थ्योरी का नियम, जो मैंने आपको नहीं बताया, मैंने फटाफट आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। वो इसलिए किया ताकि आपका समय बच जाए। अगर आप अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे या इंटरनल का, तो आप फटाक से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब खाता बही या जिसको हम खतौनी लेजर कहते हैं, इसका अगर आप कुछ नियम समझना चाहेंगे तो चलिए मैं बेसिक नियम बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो कि आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया है। कुछ विशेष लेखाकारों की परिभाषा भी आपको याद रख लेनी है, क्योंकि जब आप थ्योरी का नियम लिखेंगे तो आपको याद रखना है इस तरह से, जिस टॉपिक को आप लिखते हैं उसका हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लिख लेना है। इंग्लिश नाम कैपिटल में और हिंदी नाम इस तरह से। अंडरलाइन आप नीचे कर सकते हैं या ये लगा करके हाईलाइट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इस तरह से भी ऐसे कर सकते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, तो जो हेडिंग होता है उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। एक तो बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, नीचे में डबल लाइन आप कर सकते हैं। अब जब आप इसका परिचय देंगे तो परिचय में आपको क्या लिखना रहता है, तो परिचय में आपको सबसे वो ऊपरी हिस्सा को लिखना रहता है जो बुक में दिया रहता है। जैसे कि ये लिखने के बाद नीचे में दिया है कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखा प्रक्रिया का प्रथम चरण रोज नामचा और द्वितीय चरण में खतौनी करना होता है। ये जो पूरा नियम लिखा है आप इसको लिख सकते हैं। अब आपको एक स्पष्ट अर्थ या परिभाषा बताना है, तब आपको दूसरे को पढ़ना है, जो कि लिखा है खाता बही का अर्थ। आपको पता होना चाहिए हम जिसे खाता बही या लेजर कहते हैं, इस लेजर शब्द को फ्रेंच भाषा में लिग्रेंड वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिग्रेंड वायर, जिसका हिंदी होता है एक महान पुस्तक। क्या होता है इसका हिंदी? एक महान पुस्तक। खाता बही खातों का समूह होता है, यह आपको पता होना चाहिए। खाता बही क्या है? खातों का समूह है। यहाँ कोई एक खाता नहीं होता, यह सभी प्रकार के खाते जो आप कॉमर्स में सीखते हैं उन सभी खातों का समूह होता है। इसलिए एक महान पुस्तक कहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित होता है, सभी प्रकार के खाते समाहित होता है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, ये बहुत विस्तृत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितने आप व्यापार में मदों को प्रभावित करेंगे, जितने मद आपके आएंगे, जितने पक्षों से आप लेन देन करेंगे, सबका खाता बनेगा। ठीक है, आपने मशीन खरीदा, आपने संपत्ति के रूप में भूमि खरीदा, भवन खरीदा, माल खरीदा, फर्नीचर खरीदा, राम को दिया, श्याम को दिया, बी से खरीदा, आर से खरीदा, इससे खरीदा, उससे खरीदा, मजदूरी दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, विज्ञापन दिया, चुंगी कर दिया, टैक्स दिया, बीमा दिया, डाक व्यय दिया, जितने भी खर्च आप करेंगे, जितने भी मद आप प्रभावित करेंगे, सबका खाता बनेगा। वो चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे वास्तविक हो, चाहे नाम मात्र के खाते हो, सब के सब होते हैं। तो बहुत बड़ा इसका इतिहास है। ये होता है खाता बही लेजर। हम इसमें करते क्या है? हम इसमें खातों की खतौनी करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ताकि देखने में चीज़ें बहुत आसान लगे और आपका समय बचे। परंतु ये बनाने में समय जाता है। लेकिन अगर आप व्यापार का आईना देखना चाहते हैं, आप व्यापार का स्थिति देखना चाहते हैं, तो ये खाते आपको स्पष्ट रूप से आपके व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत कराएगा कि व्यापार की स्थिति कैसी है, कितने आपके दायित्व हैं, कितने आपके प्रॉफिट हैं, ये सब आपको बताते हैं। चिट्ठा होता है, लेकिन अगर आप हर चीज़ को बेसिक से समझना चाहेंगे तो खतौनी आपके व्यापार की बहुत बड़ी नीड है, आवश्यकता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा विस्तृत व्यापार है, इसको हम कम शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते, पर जितना आप समझ सके वो मैंने आपको बताया। ठीक है, परिभाषा में आप किसका लिख सकते हैं? तो परिभाषा में पहला ही परिभाषा ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं, या शॉर्ट में लिखना चाहे तो नॉर्थ कॉट का लिख सकते हैं। इन्होंने लिखा है वह पुस्तक जिसमें किसी व्यापारी के खाते रखे जाते हैं खाता बही कहलाती है। वह पुस्तक L.C. क्रॉपर ने लिखा है, वह पुस्तक जिसमें एक व्यापारी के सौदों को एक वर्गीकृत रूप में लिखा जाता है उसे खाता बही कहते हैं। तो L.C. क्रॉपर का भी बहुत अच्छा है, आप इसको लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये थी इसकी परिभाषा। ठीक है, अब खतौनी की उपयोगिता क्या है, खतौनी के वर्गीकरण क्या है, बहुत विस्तार है इनका, बहुत इनके आवश्यक लाभ, महत्व, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में थ्योरी आना है तो आपका काम यही है, आप इन चीज़ों को बड़े ही बारीकी से पढ़ें, नियम को समझें, और जो मेन था आपका प्रैक्टिकल बनाना, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने क्या बोला, आप बुक में ढूंढेंगे उदाहरण के हिसाब से तो आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, व्यक्तिगत, वास्तविक, नाम मात्र खाते। तो अगर आपने इन सब का समूह समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई दिक्कत होगा जो आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत जो खाते होते हैं उनमें सिर्फ नाम लिख देगा, राम से खरीदा, ठीक है, राम को बेचा, मतलब श्याम को बेचा, राम को भुगतान किया, राम ने श्याम को दिया, उसमें सिर्फ नाम मिलेंगे। मजदूरी वगैरह अगर आप देखते हैं खर्चों का, तो मजदूरी दिया, किराया दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, वेतन दिया, बस खर्चे ही खर्चे देंगे। ठीक है,
संपत्ति वाला अगर वो देना चाहेगा तो मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, यंत्र खरीदा, माल खरीदा, ये बहुत सारे भूमि भवन जितने भी हैं ये सबको दे देगा। करना क्या रहेगा आपको, जब आप संपत्ति का खाता बनाएंगे, जब आप रोकड़ खाता बनाएंगे तो कुछ पक्ष इधर भी होंगे, कुछ पक्ष उधर भी होंगे, दोनों को आप काटेंगे, बैलेंस करेंगे, जो कि हमने यहाँ किया था। ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा तो खाते नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है। आप 2-3 एग्जाम्पल देखिए और ये आपने समझ लिया तो उसको भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज की क्लास से ही करता हूँ खत्म। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा। इस चैप्टर के कुछ प्रश्न अगर आपसे नहीं बनते या आपको कोई दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं उसके क्वेश्चन कवर करूंगा। मैंने इसको इसलिए सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि लगभग 15 से 20 मदें आपको मिलती हैं इनके बड़े बड़े प्रश्नों में। ठीक है, अब 15 से 20 करूंगा तो सिर्फ पंजी पृष्ठ में ये भर जाएगा। इसके बाद क्या है, खतौनी बनाना रहेगा तो मैं पूरा मिटाऊंगा और एक एक ठो खतौनी बनाऊंगा। अब चीजें अच्छे से समझ में तब आती हैं जब एक तरफ आपको पूरा पंजी पृष्ठ दिखे और उन्हीं को देख करके मैं इस तरह से खाता बनाऊं तो आपको स्पष्ट दिखता है। लेकिन मैंने इसको मिटा दिया, अब मैं बना रहा हूं या मैंने बस फटाफट लिख दिया तो आप तो समझ जाएंगे, लेकिन बारीकी से अगर किसी बच्चे को समझना है तो कंफ्यूजन होगा कि ये यंत्र कहाँ से आया, ये रोकड़ कहाँ से आया, मजदूरी कहाँ से आया, यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये एक चीज़ें होती हैं, हर बच्चे ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे, समझ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक बहुत कमज़ोर होती है, इस तरह से नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने ऐसा नहीं बताया और ये आपको समझ में आ गया तो आपसे वो बन जाएगा। तो बनाइए ज़रूर, कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि आपसे बन जा रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद बताऊंगा, वो रहेगा तलपट, जो कि बहुत सरल है। तलपट में बस याद रखना है क्या विकलन क्या समाकलन, जो आपको इस बुक में नियम में दिया है आप उसको देख लीजिए। बाकी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको बेसिक से बताऊंगा। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।